हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। बीपीएससी के लिए हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भारत में कोर उद्योग क्या है। ठीक है, तो कोर सेक्टर का जो हमारा उद्योग होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये सभी कोर उद्योग है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से कोर सेक्टर की बात की जाए तो 8 सेक्टर्स आते हैं, एक इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोर सेक्टर का काम करती हैं, जिसमें आता है कोयला, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, साथ ही फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और विद्युत। इसको कोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वजह से मतलब ये एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल मिलता है। तो और इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो इन पे डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए इसको कोर सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान सोर्स क्या है। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे अप्रत्यक्ष कर जो है वो मेन सोर्स था। करंट की बात की जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारे भारत सरकार के रेवेन्यू का मेन सोर्स बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अगर प्रश्नकाल के हिसाब से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष कर, करंट के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, तो रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रेजेंट करने का जो स्टार्टिंग है वो 2017 में किया गया था। ठीक है, तो 2017 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे अरुण जेटली, इनके द्वारा आम बजट में ही रेल बजट को भी प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जब पूछा गया है उस टाइम पे सेल्स टैक्स जो है वो राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। करेंटली अगर देखा जाए तो सेंट्रल के द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है, जो अनुदान दिए जाते हैं राज्य सरकारों को, वो राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है। नेक्स्ट है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है। तो विकास में हुआ है, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है। ये है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं। ठीक है, जो भूमि राजस्व है, लैंड रेवेन्यू है, ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त जो आय होती है वो केंद्र और राज्य दोनों में ही विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये ऐसा टैक्स है जो कि सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसकी जो इनकम है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। ठीक है, कौन से दो टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। ठीक है, तो सेल्स टैक्स और जो हमारा प्रोडक्शन टैक्स होता है ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वहीं अगर हम इनकम टैक्स की बात करें या संपत्ति कर जो होता है हमारा, ये प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे मैं इनकम टैक्स और बिक्री कर, सेल्स टैक्स है हमारा, अब तो जीएसटी के अंदर है, जीएसटी, इसके बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इनकम टैक्स। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि ये क्या है हमारा, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पर इसको जो लेने का तरीका होता है वो थोड़ा ऑपोजिट होता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो सेपरेटली आप इनकम टैक्स भरते हैं। ठीक है, वहीं जीएसटी की अगर बात की जाए तो ये डायरेक्टली आपके अमाउंट जो होता है वो कट हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपके तो अमाउंट में जीएसटी क्या होती है, इंक्लूडेड रहती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं इनका लेने का तरीका बहुत डायरेक्ट होता है और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। ठीक है, फिर से शॉर्ट में देखते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप बिल पे करते हैं तो बिल में जीएसटी इंक्लूडेड होती है तो ये डायरेक्टली पे हो जाती है, बट ये है कैसा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है।
ठीक है। तो ये सभी जो डायरेक्ट टैक्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट करता है सरकार के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निगम कर, निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला है वित्त आयोग जो है वो एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है इससे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वित्त आयोग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद, अच्छा दिया ही हुआ है इसमें, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन है, यही मैं आपसे कह रही थी कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो आर्टिकल 280 जो है वो हमारे वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार होती है। तो इसकी जो भी सिफारिश होती है वो बस एक एडवाइजरी होती है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे पहला वित्त आयोग जो है वो 1951 में आया था, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो 1951 सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है और 1 गलत है, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। तो केवल 2 और 3। तो यहाँ पे 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो करंट वित्त आयोग चल रहा है वो है 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ठीक है, राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ब्याज दर जो है वो फिस्कल पॉलिसी में नहीं आती है। इसके अलावा देखा जाए तो कर रोपण यानी कि टैक्स लगाना, सार्वजनिक व्यय जो भी एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और साथ ही सार्वजनिक जो ऋण होता है, जो लोन होते हैं, ये सभी राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। इसके अलावा अगर ब्याज दर देखा जाए तो ये एक मौद्रिक नीति है, मॉनिटरी पॉलिसी है। तो 2 तरह की पॉलिसीज़ होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनिटरी पॉलिसी। ब्याज दर जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी में आता है, ना कि फिस्कल पॉलिसी में। अभी दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो राजकोषीय नीति जो है वो सरकार से संबंधित होती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है इसको मैनेज सरकार के द्वारा किया जाता है। वहीं जब मौद्रिक नीति की बात की जाए, मॉनिटरी पॉलिसी, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा डायरेक्टली किया जाता है। ठीक है, तो ब्याज दर जो है किसके द्वारा बदली जाती है? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? ठीक है, तो डायरेक्ट रूप से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? तो यहाँ है मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर या फिर संसाधनों का उपयोग। तो यहाँ पे मुद्रा की मात्रा जो है ये आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन बीमा निगम जो है वो किसका उदाहरण है? तो ये एक निवेश बैंक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे निवेश बैंक का मतलब क्या है कि एलआईसी जो है वो जन साधारण के लिए बीमा करता है और उस आधार पे भारी मात्रा में राशि जो है वो एकत्र हो जाती है और उसके बाद अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों में ये निवेश करता है। ठीक है, जहाँ से इसको काफ़ी रिटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं एलआईसी को। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका अंश है? भूमि विकास बैंक। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है या फिर लैंड मॉर्टगेज बैंक जो है ये सहकारी उधार ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा छापा जाता है तो ये कहाँ पे छापा जाता है? नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। ठीक है, करेंसी प्रेस नोट जो है वो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे 10, 20, 50, 100, 250, 500 और 2000 इन सभी नोट जो है ये नासिक में ही छपते हैं। इसके अलावा नासिक के अलावा बैंक नोट जो है वो देवास में मध्य प्रदेश में, शाहबनी में पश्चिम बंगाल और मैसूर में जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर भी आरबीआई के जो प्रेस स्थापित है यहाँ पर भी भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ठीक है, तो 4 स्थानों के नाम जो है वो आपको पता चल गया, 4 स्थानों के नाम 4। नेक्स्ट है यहाँ पे सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? ठीक है,
प्रधान लक्ष्य किसी भी मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों को नियंत्रण करना, ये गलत है। शेयर बाजार को नियंत्रण करना, ये भी गलत है। बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना, ये भी गलत है। मुद्रा आपूर्ति जो है इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कंडीशन क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन की आ जाती है, जब ज़्यादा पैसा हो जाता है मार्केट में। ठीक है, तो किसी भी मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। ठीक है, तो ब्याज दर जो रेगुलेशन है वो किस कमेटी की सिफारिश पर किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नरसिंहन कमेटी। ठीक है, 1991 में आई थी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि SLR, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, और साथ ही CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है, ये जो टर्म्स हैं ये ऐड किए गए थे। तो इकोनॉमिक्स के जब हम लोग इनिशियल लेक्चर्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने ये सब टर्म्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके लिए, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर से देख लीजिएगा। इससे पहले हमने हिस्ट्री कवर किया है, पॉलिटी कवर किया है और ज्योग्राफी भी कवर हो चुका है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो भी आ चुके हैं 2 से 3, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों में से बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 8% हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि बैंक जो है 100 रुपये प्रदान कर रही है किसी को, तो लगभग 8 रुपये की पूंजी जो है अनिवार्य रूप से उसके पास रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका मतलब पर्याप्तता मानक कितना होना चाहिए? तो 8% होना चाहिए। ये जो है वो फिक्स नहीं है, ये RBI के द्वारा चेंज होता रहता है, ये जो रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक कहा जाता है, ये वर्गीकृत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल बैंक है जो कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का पार्ट है, हमारे रीजनल रूरल बैंक्स RRBs। नेक्स्ट है, नाबार्ड उधार देता है, किसको देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लोन प्रदान करने वाला बैंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं नाबार्ड। नेक्स्ट है, दुर्लभ मुद्रा, जिसको हार्ड करेंसी कहा जाता है, इसका आशय क्या है? ये विकसित देशों का जो करेंसी होता है उसको हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स, जिसको BNI कहा जाता है, इसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। तो पहला कथन है, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स के साथ आता है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है, ये गलत है। BNI जो है वो 26 संकेतकों पर आधारित है, ये सही है हमारा, और इसमें 6 आयाम है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है हमारी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जनवरी 2021 में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 जो है पेश किया गया। इसमें इन्होंने बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स की एक बुनियादी रूपरेखा को तैयार किया, जो कि ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर एक बुनियादी आवश्यकता के लिए सूचकांक था। इसके 5 आयाम थे, 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 6 सही नहीं है, 5 आयाम है। कौन कौन से? तो जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। इसके साथ ही इसमें 26 संकेतक भी हैं, इंडिकेटर्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी होते हैं इसमें। तो 26 नंबर्स हैं इंडिकेटर्स, और 5 जो हैं वो डायमेंशंस हैं, आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो प्रथम योजना के दौरान जो कीमत स्तर थी उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से सोर्स नहीं है? औद्योगिक वित्त यानी कि इंडस्ट्रियल जो फाइनेंस होता है, कौन सा सोर्स नहीं है? तो नाबार्ड जो है वो इंडस्ट्रियल का सोर्स नहीं है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारा बैंक है।
तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 याद रखिएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का सोर्स नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष वित्त का सोर्स नहीं है, तो इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से ही रिलेटेड हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशन फाइनेंस से रिलेटेड हैं, नाबार्ड या फिर क्षेत्रीय आरआरबीज या फिर एसबीआई या इलाहाबाद बैंक, ये सभी क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली, जिसको नोट इशू कहा जाता है, ये किस पे आधारित है? ठीक है, तो नोट कैसे इशू होते हैं, कितने पैसे छापे जाते हैं, कितने नोट आप मार्केट में सर्कुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम कोष प्रणाली जो है वो स्थापित की जाती है। मतलब जितना अमाउंट आपके रिजर्व बैंक में सोना है, ठीक है, उतने ही अमाउंट इक्विवेलेंट जो है नोट जो है वो छापे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अमाउंट कैश होना चाहिए और कुछ अमाउंट सोना होना चाहिए और उतने अकॉर्डिंग ही आप जो मार्केट में नोट है उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम कोष प्रणाली पर आधारित होता है हमारा नोट का इशुएंस, नोट को इशू करना। तो यहाँ पे 31 अक्टूबर 1957 में एक संशोधन हुआ था, जिसके पश्चात आरबीआई का एक अधिनियम आया था जिसको संशोधित अधिनियम कहा जाता है। इसके अधीन जो स्वर्ण है और विदेशी मुद्रा है, ठीक है, इसके कोष में मिनिमम राशि जो है संयुक्त रूप से होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए के बराबर। ठीक है, जिसमें 115 करोड़ रुपए के मूल्य के स्वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर गोल्ड रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं किसी कंट्री के तो वो बैंकरप्ट हो जाती है। ठीक है, तो यदि अगर हमें लोन भी लेना रहता है तो हम अपना गोल्ड कहीं दूसरे देश में जाके गिरवी रखते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब इंडिया की हालत जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी। इंडिया में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली सिचुएशन होने वाली थी, तो उस टाइम इंडिया ने अपना गोल्ड जो है वो रखा था और उस पर लोन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट जो है वो आप नोट करेंसी जो है उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड जो है वो आपके रिजर्व में होना चाहिए। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई। अब हाल ही में ये कब का क्वेश्चन पूछा गया? 1999 का। ठीक है, तो आज का तो हाल ही रह नहीं गया है ये। तो डीजल की कीमतें जो होती हैं, पेट्रोल या डीजल की कीमतें, ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ओपेक जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, ये सभी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनके द्वारा एक लेवल बनाया जाता है कि इतने लेवल पे हम लोग पेट्रोल बेचेंगे, इतने लेवल पे डीजल बेचा जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में पेट्रोल और डीजल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है आरबीआई ने भारत में विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो भारत के विदेशी जो व्यापार है उसमें धन लगाने में मदद करता है। किसके द्वारा? तो एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है, एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसके द्वारा विदेशी व्यापार में धन लगाया जा सकता है। नाबार्ड क्या है? एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। आईडीबीआई जो है ये भी एक फाइनेंशियल बैंक है और एसबीआई जो है ये भी फाइनेंशियल बैंक है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एग्जिम बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। 1 जनवरी 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, इसमें जो वित्तीय सुविधा है इसको उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ईपीसीजी। ईपीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, ई से है एक्सपोर्ट, पी से है प्रमोशन, सी से है कैपिटल और गुड्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इंग्लिश के टर्म्स जो हैं वो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, आपको हिंदी में सुविधा लगती है इकोनॉमिक्स पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी फुल फॉर्म ऐसे पूछ लेता है जिसके लिए आपको इंग्लिश का पता होना ज़रूरी होता है। इसलिए कोशिश करिएगा अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इंग्लिश जानने की कोशिश ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी?
तो यहाँ पे 6th जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है, जुलाई में। ठीक है, उस टाइम पे 6th पंचवर्षीय योजना चल रही थी, यानी कि 80 से 85 के बीच में 6th पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो जब 2000 आया था उस टाइम पे मिलेनियम विकास लक्ष्य बनाए गए थे। ठीक है, तो 2000 की बात है ये। अब की दृष्टि से देखा जाए तो 2025 चल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा इररेलेवेंट हो जाएगा, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। किसको शामिल नहीं किया गया था, तो वो आंसर बता दे रही हूँ मैं, 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। तो जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी तरह से मिलेनियम विकास लक्ष्य बनाए गए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे। तो उसमें क्या क्या शामिल था? निर्धनता, भूख की समाप्ति, प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, इसका जो टारगेट था, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट था वो था 2015, और 2016 से लेकर 30 तक यहाँ पे जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा एसडीजी गोल्स जो है वो निर्धारित किए गए। तो ये भी 17 है, ये दोनों ही 17 हैं। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो भी 17 थे नंबर में, और अब एसडीजी की बात की जाए तो ये भी 17 हैं। नेक्स्ट है साप्टा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो साप्टा जो है वो है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो है इसको कहा जाता है साप्टा। 1995 में ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो बाजार में जितनी मांग है, ठीक है, डिमांड है, और डिमांड का सप्लाई कितना है, सप्लाई कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि भारतीय मूल्य जो भारतीय रुपए जो है इसका रेगुलेटरी रेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अमेरिकी डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1995 से 92 के बीच में जो विकसित देश हैं इनकी मुद्रा पे डिपेंड करता था जो भारतीय रुपए है या फिर अन्य विकासशील देशों के जो रुपए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से थे? 5 प्रमुख देश हुआ करते थे। एक यूएसए का डॉलर, जापान का येन, ब्रिटेन का पौंड, और चीन का रेनमिनबी और यूरो। ठीक है, इन सभी पे डिपेंड करता था जो भी करेंसी है किसी भी कंट्री की। बाद में बाजार का जो निर्धारण दर है, मतलब जिस तरह से सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रहा है, इस पे डिपेंड होना शुरू हो गया 1993 से। ठीक है, नेक्स्ट है एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक, तो यहाँ पे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है एपेक का फुल फॉर्म, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइन से मैंने आपको 3 फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस बताए हैं, 3 फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस बताए हैं, और तीनों ही फुल फॉर्म जो है वो इंग्लिश में पूछी गई है। तो इसलिए अवॉइड मत करिएगा, कहीं पे भी अगर आपको इकोनॉमिक्स में टर्म्स दिखते हैं तो उसको इंग्लिश में भी याद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे एपेक की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी, 1989, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट है साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 दिसंबर 1995 को। ठीक है, 7 दिसंबर 1995 को। और ये इसकी जो स्थापना है ये सार्क सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, सार्क का सम्मेलन हुआ था 1991 में, जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया था, और उसके बाद 1 जनवरी 2006 को साप्टा जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क जो है, सार्क, इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो चीन है, म्यांमार है, मालदीव्स है, भूटान है। ठीक है, ये सभी इसके सदस्य हैं। सार्क जो है 1985 में इसका गठन किया गया था, 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें दक्षिण एशिया के 7 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? तो भारत है, अपना भारत, इसके पड़ोसी राज्य पाकिस्तान,
इसके साथ ही श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और भूटान, ये सभी 7 देश जो हैं मिलकर सार्क बनाते हैं। साथ ही अफगानिस्तान जो है वो भी इसका सदस्य बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें चाइना और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो है यहाँ पे गलती से मैंने बता दिया आपको, चाइना और म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, मालदीव्स है, भूटान है। तो स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाए क्योंकि ये दोनों ही इसके सदस्य नहीं है। कौन कौन से सदस्य हैं फिर से देख लीजिए। तो अब भारत है अपना, फिर बगल में पाकिस्तान, फिर आता है श्रीलंका, फिर आता है नेपाल, फिर बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान और साथ ही अफगानिस्तान। तो सब भारत के जो जितने सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं वो सभी हैं इसमें, बस चाइना और म्यांमार को छोड़कर। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पूछा गया था तब अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं हुआ करता था, अभी करेंटली अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर बन चुका है। भारत में अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो डेटा था 2004-05 का उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे लिए कोई भी रेलेवेंस नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वर्ष 2001, 2 और 2 और 3 के बारे में बात कर रहा है। इसमें कृषि और व्यापार के संबंध में जो भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसमें कृषि आयात के बारे में, भारत का कुल आयात जो है वो कितना है, तो ये सभी डेटा जो है इसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं है करंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बजट ज़रूर से पढ़ना है आपको 2025 का। ठीक है, उससे आपको ये सभी डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना जिसका नाम है निर्वीक, ये घोषित किया है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। अब है तो ये 20-21 के बजट का क्वेश्चन, लेकिन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वीक जो है हमारे एक बजट में पास किया गया था या घोषणा की गई थी इस योजना के बारे में, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये आपसे नहीं पूछेगा कि ये कब की खबर है, कौन से बजट में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये निर्यात क्षेत्र से संबंधित है, निर्यात क्षेत्र से संबंधित है, एक्सपोर्ट से संबंधित है निर्वीक। नेक्स्ट है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, तो क्या ग्रहण किया है। भारत चालू खाते की पूर्ण विनिमयता, ये देश ने ग्रहण किया था। वर्तमान में ग्रहण किया था, ये 1999 का क्वेश्चन है, उस समय ये ग्रहण किया गया होगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक से संबंधित नहीं है। वहीं IFC की बात की जाए, IBRD की बात की जाए, IDA की बात की जाए, ये सभी वर्ल्ड बैंक से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो 44 राष्ट्रों के ब्रेटन वुड्स जो है, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर USA में, तो ये जगह है जहाँ पे 22 जुलाई 1944 तक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के लिए एक समझौते के तहत 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको IBRD भी कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये सभी घटना जो है वो है वर्ल्ड वॉर टू के बाद की, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे देश जो थे वो बर्बाद हो गए थे। डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक इंटरनेशनल बैंक की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे एक ब्रेटन वुड्स रिकॉर्ड बनाया गया था, जिस ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, जहाँ पे एक बैंक की स्थापना की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। कौन कौन सी आती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IDA आती है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आता है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। निवेश विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आता है। इसके साथ ही बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी आती है जिसको मीगा कहा जाता है। मीगा की स्थापना जो है 1988 में की गई थी। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की तरह ही हमने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो खोल रखा है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है।
ठीक है। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है स्थित है यूएसए में, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एशिया के देशों के बारे में लोन देता है या उसके बारे में जो डिटेलिंग्स है वो प्रदान करता है, और इसकी जो मुख्यालय है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? 1966 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी आती है? IDA आती है, IFC आती है, ICSID आती है, मीगा आता है और IBRD आता है। नेक्स्ट है WTO अस्तित्व में आया था। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जनवरी 1955 में अस्तित्व में आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसको मतलब इससे पहले WTO नाम से पहले इसको गाट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका पूर्ववर्ती नाम जो है वो है गाट, और गाट की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। बाद में WTO इसका नाम बन जाता है और WTO की स्थापना मानी जाती है 1995 में, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में महीने में 2 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए 1998 में, इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है जैसे कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। 1970 में एक बुक लिखी थी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। इसके साथ ही इन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, 1981 में आई थी। तो ये सभी इनकी पुस्तकें जो हैं वो काफ़ी चर्चित हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट है रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था, कब किया गया था? तो जुलाई 1991 में किया गया था। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो ये 2001-2 की बात है। यहाँ पे USA जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। तो यहाँ पे करंट में देखा जाए 2025 में भी USA जो है वो सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए तो कि PIO होता क्या है। अगर आपको यही नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आगे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PIO का मतलब पता होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो भारतीय मूल के जो लोग होते हैं उनको PIO कहा जाता है। तो अब 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इसका जो अभिप्राय है वो है भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं, सही है, ठीक है। तो वो लोग जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन इनका आवास जो है वो विदेश में है, ये सही है। PIO कार्ड रखने वालों के लिए वीज़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये गलत है। PIO कार्ड रखने वाले लोग जो हैं वो यदि भारत आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए वीज़ा ज़रूरी है। इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी शामिल हैं, ये गलत है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही शामिल हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वे भारत में कहीं भी स्थायी संपत्ति की प्राप्ति, अधिकार, विनिमय और विक्रय की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कृषि और पौध से संबंधित संपत्ति भी शामिल है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो संपत्ति है इसमें ये शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई और स्थायी संपत्ति अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या होता है कि ये भारत आने के लिए इनमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को PIO कार्ड नहीं आवंटित किया जा सकता है। PIO कार्ड धारी जो है वो कृषि और पौध से संबंध जो संपत्तियां हैं इनको छोड़कर भारत में कहीं भी स्थायी संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं और विक्रय की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बात। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो सपोर्ट है उसमें कौन सा जो हमारा थर्ड पिलर के रूप में या तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ये है WTO, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन माना जाता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में जानना होगा। ये विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्रथम और दूसरे स्तंभ के रूप में मान्यता देता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जो है उसका पहला जो पिलर है वो है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और तीसरे नंबर पे आता है WTO। ठीक है, पहले गाट आता था, अब WTO आता है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो पहली तो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 56 तक थी, 51 से 56 तक। नेक्स्ट जो दूसरी आई थी वो 56 से 61 तक आई थी। जो थर्ड आई थी वो थी 1961 से 66 तक। जो फोर्थ आई थी वो 1966 से 71 तक नहीं थी, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 सही हैं, चौथा हमारा गलत है। इसकी अवधि थी 1969 से 1974 तक, 1969 से 74 तक। ठीक है, योजना आयोग क्या है? तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि आपका एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है योजना आयोग। योजना आयोग किस में बदल गया है? नीति आयोग में। नीति आयोग अब ये हो गया है नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो अभी हमने देखा परामर्शदात्री संस्था है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। 2015 में इसको नीति आयोग में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और ये इसका आंसर, मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो आपको गलत कभी नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो कैसी है? तो मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में सह अस्तित्व महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है, इसीलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, किसको देती है? रोजगार को। रोजगार को। ठीक है, किस पे बेस्ड है? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे बेस्ड है। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे बेस्ड है ये। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है, कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। नेक्स्ट एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। भारत में योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे कब माना जाता है? तो 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे माना जाता है। इसमें एक एक वर्ष की योजना आई थी। ठीक है, तो 1965 में हुआ था भारत पाक युद्ध, 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध, 1965-66 में काफ़ी गंभीर सूखा भी पड़ा था। तो यहाँ पे जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद मतलब ये पूरी तरह से असफल रही थी, तो इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना तुरंत से नहीं लाया गया, एक रोलिंग प्लान लाया गया जो कि एक एक वर्ष के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 97 से 2002। एटलीस्ट पंचवर्षीय योजना जो है उसका मॉडल आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। अगर आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग ज़रूर उसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसको अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नियोजन और एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला से संबंधित व्यक्ति होता है, जिला नियोजन पदाधिकारी होता है। आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का है, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। मतलब इसमें संघ भी बना सकती है कानून आर्थिक नियोजन पर और राज्य भी बना सकती है कानून। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो PC महालनोबिस, इनके द्वारा तैयार किया गया था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 2002 से 2007। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। यहाँ पे सन 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 में ऐसा क्या हुआ था कि इसको ऐसा कहा जाता है? तो 1921 से पहले तक
भारत की जो जनसंख्या थी या तो धीमे गति से बढ़ रही थी या फिर घट भी जा रही थी, ठीक है। तो बढ़ती थी, घटती थी, लेकिन उसकी जो रेट था वो कम था। पर 1921 के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती रही, इसीलिए इसको कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें, इंग्लिश का टर्म भी हमें पता होना चाहिए। 1921 को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड के रूप में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट थी, ठीक है। लगातार रूप से ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, पर 1921 के बाद लगातार पॉपुलेशन जो है उसमें वृद्धि देखी गई है साल दर साल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 94%। वर्ष 2000-2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डेटा देखना नहीं है, क्योंकि 2000 और 2001 की जनगणना का हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2011 की जनगणना के बारे में अभी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश है उसकी साक्षरता दर है वो 73% है, जिसमें पुरुष जो है वो 80.9% पे है और महिला जो है वो 64.6% पे है। बिहार में साक्षरता है जो कि मिनिमम साक्षरता है देश की, बिहार की साक्षरता है 61.8%, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा जो है वो 72.9% पे है, जो कि अच्छा एक तरह से देखा जाए तो देश की जनगणना के आसपास ही है, एवरेज जनगणना के आसपास ही है। लेकिन बिहार जो है वो उसकी लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है, 61.8%, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है 2001 की जनगणना के बाद सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी हमें जानना है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी जो है उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है शहरी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। शहरी जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे आता है केरल, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे कम हिमाचल में है, तो हिमाचल में शहरी जनसंख्या सबसे कम है 10%, उसके बाद बिहार में है 11.3 और असम में है 14.1, ठीक है। तो हिमाचल, बिहार, असम, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है, ठीक है। यूपी का डेटा भी याद कर सकते हैं आप, 22.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए मिनिमम कितना वन आवरण के होना अनिवार्य है, ठीक है। वन आवरण जो है फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए? तो मिनिमम होना चाहिए संपूर्ण भूमि का 33%, ठीक है। संपूर्ण भूमि जो है उसका 33% होना चाहिए, ऐसा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है, जो कि 1988 में आया है, ठीक है। तो इसके अनुसार मिनिमम 33% भूमि जो होती है वहाँ पे वन होना चाहिए। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो 66.67% होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित हैं? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है, वृक्ष मानव के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने टिहरी बांध बनाने से रोकने के लिए, क्योंकि इससे इकोलॉजिकल विनाश हो रहा था, इसलिए इन्होंने जो वहाँ पे पेड़ कट रहे थे उसकी कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया, जिसमें ये गांव के सभी लोग क्या करते थे, जाते थे पेड़ों से चिपक जाते थे, ठीक है। तो एक तरह से पेड़ को हग कर लेते थे चारों तरफ से, जिस तरह से जो भी उनको काटने वाले आ रहे हैं वो रुक जाते थे। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ, टिहरी बांध जो है वो बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही 2021 में इनका कोरोना से निधन भी हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है, नेशनल एनवायरनमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यहाँ पे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद है दिल्ली में, फिर आता है कोलकाता, फिर आता है मद्रास, बेंगलोर और हैदराबाद,
ठीक है, ये जो है जनसंख्या दी हुई है घटते क्रम में। नेक्स्ट है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो पुराना दिया गया है। अगर हम करंट डेटा की बात करें तो भारत में नगरीय जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या के 31.1% है। ठीक है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31.1% है। अभी ये भी जो डेटा है वो 2011 का डेटा है। अगर हम 2025 की डेटा की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुके हैं। ठीक है, अभी जो हमारी जनगणना है वो कब होने वाली है, 2027 में होने वाली है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कास्ट का भी जो जनगणना है वो किया जा रहा है, तो कास्ट सेंसस भी किया जा रहा है, कास्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। 2 चरणों में इसका होने वाला है। जो हमारा जनगणना है 2 चरणों में होने वाली है, 2026 में और 2027 में। तो 2026 अक्टूबर तक कुछ राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और शायद हिमाचल भी है। तो इन सभी का क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2026 तक इनके आंकड़े जो है वो ले लिए जाएंगे, ओपन नहीं किया जाएगा। और 2027 मार्च तक बाकी सभी देश के जो बाकी एरिया है इनकी जनगणना करवाई जाएगी और उसके बाद सभी का डेटा जो है वो एक साथ पब्लिश किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी जनगणना होने वाली है इस बार 2027 में। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या कितनी है। तो अभी करंट डेटा क्या है कि इसमें कितनी वृद्धि हो गई है, 17.7% की वृद्धि हो गई है और हमारी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग है। अभी तो 140 करोड़ पार हो गई है। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो यहाँ पे अगर दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 17.7% है। ठीक है, दशकीय वृद्धि जो है वो है 17.7%, याद रखिएगा। ठीक, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है ये औसत वार्षिक वृद्धि दर कैसी है इसकी। तो यहाँ पे इसका वृद्धि दर जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमारी पॉपुलेशन है पहले तो एक्सप्लोड हुआ है, काफ़ी बढ़ी है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बता रही हूँ, हमारी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अचानक से बढ़ी है 1921 के बाद। अभी ये थोड़ी स्टैगनेंट पोजीशन पे आ गई है, स्टैगनेंट पोजीशन पे आ गई है। एक पॉइंट आएगा जब थोड़ा डिक्रीज भी होगा, पर अभी तो स्टैगनेंट पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी का रुख दिखाती हुई है या फिर उसी समान बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि दर में कम होकर इतना रह गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ पे चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2018 का डेटा पूछ रहा है कि विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो यहाँ पे यूएसए में सबसे अधिक भारतीय आबादी है और करेंटली अगर हम लोग बात करें 2025 में भी तो यूएसए में ही भारतीय आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एनआरआई हुआ या फिर पीआईओ हुए। नेक्स्ट, डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे प्रति हजार पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं एक अनुपात लिया जाता है। तो अगर हम कहें कि लिंग अनुपात कितना है, 935 है, यानी कि 935 महिलाएं हैं, 1000 यदि पुरुष हैं तो उसमें 935 जो है वो महिलाएं एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंग अनुपात। ठीक है, स्त्री की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय 1000। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रही है, तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 2011 के डेटा के अनुसार बिहार जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जब पूछा गया था तब पश्चिम बंगाल था, बट करेंटली 2011 के डेटा के हिसाब से बिहार जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। कितना है, तो 1106 है। 1106 जो है लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा 2011 के हिसाब से बिहार जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईसाई, हिंदू, सिख, जैन में से कौन से ऐसा रिलीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाया जाता है। तो वह है जैन धर्म। जैन धर्म जो है
ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में मिनिमम है। ठीक है, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के प्रतिशत साक्षरता जो है ये दोनों ही सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। बिहार में लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी, दोनों का ही लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है। तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो है वो है 61.8%, जिसमें पुरुषों की आती है 71.2% और महिलाओं की आती है 51.5%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यानी कि जो आदिवासी हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनका प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे ज़्यादा है, ऐसा है मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, 94.4% जो है वो आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है, जबकि लक्षद्वीप में 94.8% पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, राज्य की बात पूछ रहा है, तो राज्य में मिज़ोरम आ जाएगा। अगर ओवरऑल पूछता, यूनियन टेरिटरी भी कंसीडर करता, तो लक्षद्वीप आता। लक्षद्वीप 94.8% जो लोग हैं वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हम लोगों का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और साथ ही हमने जनगणना से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।